हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होगे ऑन फुल स्विंग एंड योर बोर्ड एग्जाम्स आर आल्सो अप्रोचिंग। बहुत ही ज़्यादा नियर आ चुका है अब तो। तब तो कितनी बार बोले, क्लास 10th में हो आप लोग तो अभी 10-12 बार रिवीजन तो हो ही गया होगा। क्यों, आई होप इतना तो हो ही गया होगा। और नहीं हुआ है तो हम आ गए हैं आपके लिए वन शॉट रिविज़न लेके, और इसमें हम हर चैप्टर को फटाफट से कवर करेंगे, क्विक वाला, ताकि आप ये वीडियो देखें और इसी वीडियो से आपके सारे डाउट्स यूँ क्लियर हो जाए और एक ही वीडियो से पूरा चैप्टर का जिस्ट आपको मिल जाए। इसी एम के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम आप देख सकते हो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बायो में आपका जो टर्म 2 में मेनली जो आने वाला है, जो एक्चुअल कोर्स है वो है इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आ रहा है। बाकी आर एनवायरमेंट दैट इज़ अ स्मॉल चैप्टर अलॉन्ग विथ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन तो वैसे ही कटा हुआ है, तो जो भी है वो आगे हम आएंगे। अभी फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसका वन शॉट लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में देखो, यू हैव टू स्टडी, एक तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन क्या है। सो रिप्रोडक्शन is the process by which living organisms produce new individual of same species, and it is necessary for survival and increase in population of a species. And if organisms do not reproduce, their population decreases and species become extinct. तो reproduction क्या है? ये वो फिनोमिना है जिससे एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी सेम काइंड, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे होता है रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन दी आपको अगर एडवांटेज पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज है, तो फर्स्ट एडवांटेज है ये वाला कि पॉपुलेशन का सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। सर्वाइवल बना के रखते हैं ताकि जनरेशन कंटिन्यू। तो बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं आप, जनरेशन इज कंटिन्यूड, एंड दूसरा लिख सकते हो वेरिएशंस प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो, हालांकि एसेक्सुअल में कम है बट हम थोड़ा सा सेक्सुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखेंगे इसमें। तो वेरिएशंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ताकि आगे उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिलता रहे, ठीक है। तो दैट इज रिप्रोडक्शन। तो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो हमने यहाँ पढ़ा कि ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं दे आर ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना। मतलब एक डॉग डॉग को ही प्रोड्यूस करेगा, कैट कैट को ही प्रोड्यूस करेगा। तो क्या ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, क्या वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज होते हैं या फिर चेंज होता है, क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बहुत अच्छे से समझाया था कि डीएनए, हम जो हैं वो हमारी डीएनए की वजह से होते हैं, ठीक है। हमारी डीएनए में जो भी फीचर्स हैं वो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म में डिस्प्ले होगा, ऑर्गेनिज्म में दिखेगा, ठीक है। तो द डीएनए इन क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स जाते हैं उसके लिए देखो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है ना। और डीएनए में ही वो फीचर होता है, मतलब एग्जैक्टली डीएनए में जो है, मैं जो हूँ वो बिकॉज ऑफ माय डीएनए, आप जो हो वो आपके डीएनए की वजह से हो। तो वही डीएनए, मतलब मैंने आपको सीधा सा सिखाया भी था पहले बच्चों कि जब आपको मान लो आपके फ्रेंड के पास बहुत अच्छा, या आपके पास मान लो बहुत अच्छे नोट्स पड़े हैं इस चैप्टर के, ठीक है, ओरिजिनल। अब आपका फ्रेंड देखता है, कहता है अच्छा आपके पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, मुझे दो। तो क्या आप अपने नोट्स उठा के उसको दे दोगे? नहीं ना। आप क्या करोगे, उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के फिर उसको दोगे, तो कॉपी करवाओगे ना। अच्छा, अब जब आपने कॉपी कराया तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी था? तो कंटेंट वाइज तो एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन देखा जाए तो डिफरेंस, वेरिएशन आया ना। कहाँ वो ओरिजिनल का इंक वाला, कहाँ वो कॉपी में। कंटेंट वही है, लेकिन कॉपीड मैटर में फोटोकॉपी की लुक कैसी होती है ये समझते हो ना आप। तो सब कुछ सेम होते हुए भी डिफरेंस है। कुछ ऐसा ही यहाँ होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वही डीएनए जाता है और बच्चे में वही डीएनए, मतलब मदर फादर वाला डीएनए ही आता है।
अब मदर फादर ने खुद का डीएनए बच्चों निकाल के तो दिया नहीं होगा, ये समझ सकते हो आप भी। तो यानी मदर और फादर का डीएनए क्या हुआ है, कॉपी हुआ पहले, और फिर कॉपीड डीएनए ऑफस्प्रिंग में डाला गया। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कॉपिंग के दौरान जब हम भी अभी मैं आपको समझा रही थी कि नोट्स दे रहे हैं तो कॉपिंग तो वही हुआ, मैटर वही है, लेकिन डिफरेंस था ना। तो सिमिलरली पेरेंटल डीएनए कॉपिंग जो होता है उसमें भी वही बात आ जाती है कि जब कॉपिंग होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं, हर चीज़ सेम होते हुए भी डिफरेंस, जैसे कि फ़ोटोकॉपी वाले में, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो अब ये जो डीएनए है ये कहाँ है, एक्चुअली ये क्रोमोसोम्स जो है इसका मैंने सिखाया था बच्चों। ये देखो, ये बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपको पहले भी मैंने बताया है कि देखो डीएनए है, दिस इज अ होल डीएनए, और डीएनए का मान लो ये वाला पोर्शन, यहाँ इतना सा पोर्शन मान लो आई कलर के लिए कोड कर रहा है सपोज, तो ये एक जीन हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक किसी भी कैरेक्टर की कोडिंग नहीं है, मतलब कोई कैरेक्टर के लिए कोड नहीं कर रहा, तो ये खाली पोर्शन है। लेकिन डीएनए का फिर यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वापस ये मान लो हेयर कलर के लिए कोड कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर दैट पार्ट इज अ जीन। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए में जीन्स फ्रैगमेंट्स होते हैं, ना कोई अलग सी कोई चीज़ जो उस पर प्लेस्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, डीएनए की ये पैकेजिंग होती है, ये एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, जिसके आसपास डीएनए यूं कॉइल्ड होके रहता है, क्योंकि डीएनए जो है वो बहुत लंबा होता है, तो न्यूक्लियस में इतने लंबे डीएनए को एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए दे आर कॉइल्ड अराउंड दीज प्रोटीन्स, ताकि उसकी लेंथ को छोटा किया जा सके। ठीक है, अच्छा अब यही देखो, यही कॉइलिंग जो है वो इकट्ठा होता 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 कैसा दिखने लगा, ये क्रोमैटिन मटेरियल आ जाएगा, ये धागा जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल हो गया उलझा हुआ, इस फॉर्म में ये न्यूक्लियस में रहता है, और जब सेल डिवाइड होना होता है तब ये अपने आप को एक्स शेपेड स्ट्रक्चर्स में अरेंज कर लेता है, और एक्स शेपेड स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो दीज एक्स शेपेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, so these are the relation between DNA, जीन, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। ये चार चीज़ें हैं, लेकिन चारों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ से रिलेटेड है। डीएनए हो गया, जीन हो गया, क्रोमैटिन हो गया और क्रोमोसोम हो गया। ठीक है बच्चों, तो डीएनए के ऊपर ही पोर्शन फ्रैगमेंट इज अ जीन, और इनका उलझा हुआ धागेदार रूप जो हुआ इस तरीके से ये क्रोमैटिन हुआ, और जब ये डिवाइड होने के लिए सुलझते हैं तो वो एक्स शेपेड स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, एंड दैट एक्स शेपेड स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम्स। होमोलोगस यानी सिमिलर लुकिंग, होमोलोगस, होमो सेम, लोगस स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर वाले क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये कब बनते हैं, जब डीएनए की कॉपी हो जाती है, मतलब ये पेरेंटल डीएनए है और ये कॉपीड डीएनए है, ये ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। समझे अब आप लोग कि पेरेंटल डीएनए कॉपी होता है, तो कॉपीइंग के दौरान बच्चों कुछ वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। डीएनए मैंने कहा ना सिमिलर हो सकते हैं बट आइडेंटिकल नहीं हो सकते, जैसे फोटोकॉपी, कंटेंट वगैरह सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है ना बच्चों, बस वही वाली चीज़ है। और so the new individuals have slight variation from their parent and this is the basis of variation। तो यही हल्का सा जो वेरिएशन चेंज आता है ना, डिफरेंस, यही वेरिएशन की बेस होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया डीएनए, और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थे वो मैंने आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझा दिया है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन देख लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इज दैट डीएनए कॉपिंग के दौरान क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपीज, आपको तो याद रखना है
कि नो बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एग्जैक्टली सेम। तो डिफरेंस आता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए वो करना ही पड़ता है। बट एनवायरमेंट, अब ये है कि डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बॉडी डिज़ाइन। मतलब अगर ह्यूमन से नया ह्यूमन बनाना है तो ह्यूमन का डीएनए कॉपी होके ही आगे के ह्यूमन में भेजोगे ना, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। बट एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर लेवल एक्सेट्रा। So if organism cannot adjust themselves to the changes in environment, then species will become extinct. तो अब जैसे कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बार कुछ नया आएगा तो मौसम माहौल भी तो बदल रहा है, तो नए वाले जो आते हैं उनको नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए दे हैव टू हैव द कैपेबिलिटी टू एडजस्ट विद द न्यू एनवायरनमेंट। तो उसके लिए उनमें वो वेरिएशन आना ज़रूरी है। अब जैसे कि मच्छर वगैरह देख लो, पहले वाले जो पुराने ज़माने के मच्छर थे वो डीडीटी से मर जाते थे, लेकिन अब वाले जो वेरिएंट्स हैं इनमें वो वेरिएशन इतना आ चुका है कि अब वो डीडीटी की इतनी नहीं सुनते हैं। दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू दैट। So if there are variation in some individual of a species, they may be able to survive the changes in the environment, ठीक है। So the variation in species is necessary for survival of different species and for evolution। तो वेरिएशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बदलते एनवायरनमेंट के साथ आप में अगर चेंजेस होंगे, वेरिएशन होंगे तो ही एडजस्ट कर पाओगे। अब जैसे वो मच्छर, जैसे मैंने कहा, तो मॉस्किटोज़ अगर वो पुराने वाले ही होते तो आज वो ज़िंदा कहाँ है, नहीं हो पाते। बट बिकॉज दे हैव इवॉल्व्ड, बिकॉज दे हैव दैट वेरिएशन इन देम, चेंज, तो अब उन पे डीडीटी का असर नहीं होता, तो दे आर एबल टू सर्वाइव। ऑल आउट पे देख लो, पुराने वाले ऑल आउट से मच्छर पहले परेशान होते थे, बट अब वो पुराना वाला ऑल आउट लगाओ तो उसके तो आसपास मच्छर हंसते हुए घूमते हैं। क्यों? क्योंकि नाउ दे बिकम रेजिस्टेंट टू दैट। तो ये है वेरिएशन, इनमें अब ऐसा चेंज आ चुका है कि वो झेल जाते हैं। तो जो झेल जाते हैं चेंजेस को वही सर्वाइव कर पाते हैं, और ये झेलने वाला कैपेसिटी आता है वेरिएशन के थ्रू, जो डीएनए कॉपिंग के दौरान जो माइनर चेंजेस होते हैं वो होता है, ठीक है। यही एक्यूमुलेट होके फाइनली एवोल्यूशन होता है। तो ये है बच्चों बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप तो डीएनए की कॉपिंग ही होती है। वंस द डीएनए इज कॉपीड, क्योंकि जैसे मैंने कहा पेरेंटल डीएनए कॉपी होगा, उसके बाद वो कॉपीड पार्ट ही तो बच्चे में जाएगा, क्योंकि पेरेंट अपना खुद का डीएनए तो निकाल के देने से रहा। अग्रीड और नॉट? तो बेसिकली जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस वन। सपोज फादर है और मदर है, ठीक है। फादर और मदर हमारे पास में, जैसे कि आप सब जानते हो 46 क्रोमोसोम्स हैं, मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये आता है 23 में हाफ होके आता है, ये भी 23 में हाफ होके आता है, तब जाके दोनों मिलके अगले में वापस 46 आता है, ठीक है। तो ये जो 23 हाफ आया, ठीक है, तो ये बेसिकली पहले ये जो 46 क्रोमोसोम थे, ये 23 के एक नहीं बनाते, दो बनाते हैं, ज़्यादा ही बनाते हैं रादर, ठीक है। तो ये पहले ये पूरा 46 कॉपी हुआ, फिर उसके आधे आधे करके इन्होंने सेल्स बनाए, ठीक है बच्चों। तो ये होता है, तो ये तो हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो गया, इस ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ आ रहा है। लेकिन सपोज़ फादर और मदर का मैं यहाँ पर जैसे कि मान लो ये फादर का ओरिजिनल क्रोमोसोम है और ये मदर का ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इनको रिप्रोडक्शन जब करना है तो ये क्या करते हैं, ये कॉपी बनाते हैं इस तरीके से। फिर ये कॉपीड वाले जो हैं वो ये हैं, ठीक है। द कॉपीड वंस आर दीज। तो ये इसकी वो बनाते हैं, कॉपीज बनाते हैं, और फिर ये पिंक वाले मतलब आगे इनहेरिट होंगे, ओरिजिनल इनके पास ही है, ऐसा।
तो ये कॉपिंग के दौरान चेंजेस आते हैं तो वेरिएशन होता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चों आप जानते हो, आपने पढ़े हैं, 2 टाइप ऑफ मेन रिप्रोडक्शन है। दैट इज वन इज asexual reproduction and the other one is sexual reproduction। ठीक है, मैं आपको दोनों का डिफरेंस लिखवा देती हूँ। asexual and sexual। asexual क्या है? यूनिपेरेंटल। ये हो गया यूनि और बाय दोनों बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली सेक्सुअल बाय पेरेंटल 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। हालांकि हर्माफ्रोडाइट में 1 इंडिविजुअली है, बट एटलीस्ट मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो अलग हैं। ठीक है, और इसमें नो फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें होता है, मतलब इसमें प्रेजेंट लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है। ये बहुत ही लीस्ट और नेग्लिजिबल वेरिएशन। ठीक है, और ये अच्छा खासा वेरिएशन आता है, मतलब अच्छा खासा है। ठीक है, अप का डायरेक्शन आ गया। और लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं ये। और ये हायर, थोड़ा सा एनिमल्स थोड़ा हायर ग्रेड में होता है। ठीक है, और जाइगोट वगैरह यहाँ एसेक्सुअल में नहीं होता, सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं दोनों के। एसेक्सुअल में बेसिकली ये है कि आइडेंटिकल को यहाँ पे लोअर ग्रुप, यहाँ पे लोअर क्या बोले, अब थोड़ा सा हायर साइड, या फिर इसको स्किप कर दो आप, इसको लेट इट बी, कि अभी मुझे इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। अभी क्या बोला था मैंने? एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल हो गया, नो फ्यूजन, फास्ट हो गया, लीस्ट और नेग्लिजिबल वेरिएशन, बाईपेरेंटल, फ्यूजन फॉर्मेशन, स्लो। हाँ, ऑफस्प्रिंग्स आर identical to the parents and offsprings are similar to the parents, not identical। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जो आप एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डाल सकते हो, कि यूनिपेरेंटल एंड बाईपेरेंटल, देन फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जैसा कुछ नहीं होता। जाइगोट भी डाल सकते हो कि जाइगोट फॉर्मेशन जैसा भी कुछ नहीं होता, वेर एज सेक्सुअल में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, देन एसेक्सुअल फास्ट होता है, ये स्लो होता है, इसमें वेरिएशन ना के बराबर आता है, इसमें अच्छा खासा आ जाता है। और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट क्लोन्स होते हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो ओरिजिनल की ही कॉपी बनी है, तो इसीलिए ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, तो एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं। यहाँ पर थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोनों के डिफरेंस। अब आप यहाँ देख सकते हो वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एसेक्सुअल इट इज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, और यहाँ पर
सेक्सुअल में इन विच 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। एसेक्सुअल के ये फर्दर टाइप्स आ गए, बाइनरी फिजन है ना, मल्टीपल फिजन। देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। फिजन देखते हैं बच्चों, अलग अलग टाइप्स ऑफ आपके रिप्रोडक्शन है, तो इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो यू कैन सी द फिजन हियर। फिजन का क्या मतलब है? स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इनटू डॉटर इंडिविजुअल। तो अगर 2 में स्प्लिट हो रहे हैं तो बाइनरी फिजन, और बहुत सारों में स्प्लिट हो रहे हैं तो मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन यहाँ पे आप देख सकते हो, बाइनरी फिजन इज इस तरीके से कैसे अमीबा, पैरामीशियम ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको कराते समय 3 तरह के बाइनरी फिजन पढ़ाया भी था, रिमेम्बर? ओके, 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन पढ़ाए थे मैंने आपको उस समय। एक पढ़ाया था इर्रेगुलर, एक पढ़ाया था ट्रांसवर्स, मतलब किस प्लेन में कटता है, और एक पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडनल। तो बाइनरी फिजन किस प्लेन पे डिवाइड होता है, उस प्लेन के अकॉर्डिंग। इरेगुलर जैसे कि देख रहे हो कहीं से भी डिवाइड हो रहा है, ऐसा कोई प्लेन फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन देखो, इस केस में थोड़ा यूं हो रहा है ट्रांसवर्स, और अगर लॉन्गिट्यूडनल होगा तो यूं कटेगा, ऐसा, ऐसे लंबा। तो जिस प्लेन पे वो डिवाइड होते हैं उस हिसाब से इरेगुलर बाइनरी फिजन, मतलब अल्टीमेटली 2 में डिवाइड हो रहा है लेकिन कहीं से भी हो रहे हैं तो इरेगुलर। जैसे कि ये वाला एग्जांपल आपको लेना है अमीबा का, ठीक है। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है, तो अब इसको मैं कैसे काटूँ, यूं जा रहा है। ट्रांसवर्स टेक्निकली ये होता है, लॉन्गिट्यूडनल ये होता है, ठीक है। तो इफ इट कट्स दिस वे, आप तो यहाँ देखो, ट्रांसवर्स इज व्हेन ऑर्गेनिज्म इज बीइंग कट लाइक पैरामीशियम, ऐसे, तो यूं कटता है पैरामीशियम, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना में होता है ऐसे करके, तो ये यूं कटता है। तो लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना, ट्रांसवर्स इज पैरामीशियम एंड इरेगुलर इज अमीबा, ठीक है। इस तरीके से कट होता है। तो ये तब होता है जब बाइनरी, जब 2 में मदर सेल डिवाइड, सिंपली द मदर सेल इज डिवाइडिंग इनटू डॉटर सेल्स, तब ऐसा होता है। उसके बाद में मल्टीपल फिजन में देखो, इन दिस मेथड 1 ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, जैसे कि प्लाज्मोडियम। यहाँ आप देखो, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिस्ट बनाया और उसके अंदर फर्दर कितने सारे सेल्स बन गए, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है और ये डॉटर सेल सब बाहर आ गए। तो दिस इज मल्टीपल फिजन, ठीक है। सो ऐसे करके मल्टीपल फिजन में ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं। नाउ बडिंग, budding में in this method a bud like projection is formed on the body of organism and then develops into a new individual. It then separates from parents and form individual. तो bud क्या है? पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है। आप ये देख सकते हो, ये हाइड्रा है, दिस इज हाइड्रा, वो ईस्ट है। दोनों पे देख रहे हैं, एक छोटा सा ये आउटग्रोथ आ गया, और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे पेरेंटल बॉडी पे ही बड़ा होता है। जैसे ही मैच्योर हो जाता है ये पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होके ये देखो न्यू इंडिविजुअल बना देता है। सिमिलरली यहाँ पर ईस्ट बर्ड आया, दूसरा बर्ड आया, देखो चेन ऑफ बर्ड्स आ जाते हैं इसके। फिर फाइनली एक बार जब पूरा ग्रो हो जाता है, देन इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड ग्रोज एज अ न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट, रीजेनरेशन। देखो, रीजेनरेशन इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म इफ कट कैन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। मतलब ये एक डायरेक्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ऑर्गेनिज्म को अगर आपने कट कर दिया तो फिर कट करने के बाद अगर वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, देन इट इज़ रिप्रोडक्शन। जैसे कि देखो, ये प्लानेरिया है, इसको यहाँ से और यहाँ से काटा तो इसके 3 टुकड़े हो गए, लेकिन इन तीनों टुकड़ों में इसके बाकी के पोर्शंस देखो वापस आ गए हैं। तो सिंस बाकी के पोर्शन वापस आ गए हैं,
और रिप्रोडक्शन क्या कहता है? रिप्रोडक्शन कहता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सो सिंस न्यू इंडिविजुअल की डेवलपमेंट देखो हो गई है, तो रीजेनरेशन के तरीके से रिप्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर देखो हाइड्रा को भी बीच से कट करा, 2 हाफ्स आ गए, दोनों हाफ्स ने फर्दर इसने अपना ऊपर का पार्ट डेवलप किया और इसने अपना नीचे का पार्ट, और ये ग्रो हो गए ना न्यू इंडिविजुअल में। तो रीजेनरेशन डायरेक्टली एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन रीजेनरेशन की वजह से अगर न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप हो गए तो रिप्रोडक्शन माना जाएगा। अब जैसे कि देखो स्टारफिश है, लिजर्ड्स है, रीजेनरेशन तो इनमें भी होता है, लेकिन उससे नया इंडिविजुअल नहीं बनता, तो तब तो हम उसको सिर्फ रीजेनरेशन कहते हैं। बट सिंस इनके रीजेनरेशन से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इसी वजह से इट इज़ कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन फॉर दीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद में एक और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में देखो क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर ब्रेकिंग अप इनटू क्या बोलते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स, और फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होने के बाद देन दे, वही बात है, लेकिन यहाँ पे सिंपल मल्टीसेलुलर ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन। यहाँ पे खुद ब्रेक होते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए ब्रेक होते हैं मैच्योरेशन आने के बाद। ऐसा नहीं है रीजेनरेशन तो ओकेजनल कट्स लग गए किसी रीज़न से, तब वो रीजेनरेशन करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बट ये तो प्रॉपर रिप्रोडक्शन मेथड है, जहाँ मैच्योरेशन के बाद में जब वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं तब नए फ्रैगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये पाया जाता है स्पाइरोगायरा में। ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ ऑर्गेनिज्म मैच्योरेशन के टाइम पर ब्रेक हो जाते हैं एंड देन डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखो स्पोर फॉर्मेशन में स्पोरेंजिया है, ये रहा स्पोरेंजिया, ब्लॉब ऑन अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, और ये है वो हाइफा, स्पोरेंजियोफोर भी बोलते हैं। दिस इज द हाइफा एंड दिस इज द स्पोरेंजिया। इसके अंदर आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होता है वैसे ही क्या हो जाता है, स्पोर्स बनते हैं और दे ओपन अप, ब्रेक होता है स्पोरेंजिया और स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं एंड दे डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल्ड। ये जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स आर वेल, मतलब ये सर्वाइवल क्यों इनका ज़्यादा रहता है, तो स्पोर्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल covering. That's why they survive for a long time. मतलब स्पोरेंजिया के अंदर पहले सेफ थे। स्पोरेंजिया अगर बर्स्ट हो भी जाता है, आपने वो देखा होगा ना ब्रेड मोल्ड, तो उस पर इतनी जल्दी ब्रेड मोल्ड पे फंगस कैसे, आज देखो इतू सा होता है, कल देखना कितना सारा फैल जाता है। तो कैसे फैल पाते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, ये आराम से दिख जाता है। तो इसके ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर खूब सारे स्पोर्स होते हैं, खूब सारे। ये बर्स्ट हुए, स्पोर्स बाहर रिलीज हुआ, स्पोर्स बाहर रिलीज होने के बाद में एक एक स्पोर न्यू स्पोरेंजिया के उसमें डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कुछ फंगी जैसे कि राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, पेनिसिलियम, ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। और स्पोर्स इनका झेल भी जाता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आराम से झेल जाता है, क्योंकि थिक वॉल कवरिंग होती है जो इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बचाता है। ठीक है। नाउ कम्स द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
तो अब तक जो था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म था, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट में जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से करते हैं तो प्लांट में क्या होता है बच्चों, प्लांट के ही पार्ट को यूज़ करके न्यू प्लांट पार्ट ग्रो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जैसे कि रूट्स से अगर करते हो, रूट्स निकालो थोड़ा सा तोड़ के और फिर नया रूट्स प्लांट कर दो तो आ जाते हैं। तो डालिया स्वीट पोटैटो में ऐसे ही होता है। स्टेम से कर सकते हो आप, जैसे पोटैटो, जिंजर, इन सबको पोटैटो होते हैं ना, पोटैटो को लगा दो तो उगने लग जाते हैं ना। तो प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट यानी प्लांट पार्ट का कोई भी हिस्सा लो और उसको अगर सो करने से नया प्लांट अगर आता है, देन दैट कम्स अंडर वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एसेक्सुअल मेथड है और फ़ायदा ये होता है कि इससे फ्रूट्स वगैरह सब जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि सीड्स के लिए आप वेट करोगे तो सीड्स जो है वो कब तो जर्मिनेट करेगा, कब वो ग्रो करेगा, पूरा प्लांट का पूरा पार्ट कब तो आएगा और फिर जाके वो रिप्रोडक्शन चालू करेगा। तो इससे अच्छा है ना एक आलू लो और आलू को जल्दी से लगा दो, तो वो आलू जल्दी से प्लांट पार्ट को गिव राइज करेगा, नहीं तो थोड़ा लेट होगा। सीड्स का अगर हम वेट करें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो इट्स अ क्विक मेथड। इससे क्या है, जल्दी जल्दी चीज़ें हो सकती हैं और कोई नुकसान भी नहीं है। प्रोडक्ट जो बनते हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, सो कोई इशू भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब, हालांकि ये सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि नेचुरली ये किए जाते हैं। ये सारा नेचुरली किया जाता है और नेचुरली करने पे ये हो जाता है कि ये ना, जैसे पोटैटो है, अब अलग से तो उगाया नहीं हो तो नेचुरली मिला है, उसको लगा दो नया प्लांट आ गया। जिंजर ले लो, राइजोम बोलते हैं उसको, उसको लगा दो नया प्लांट आ गया। अनियन ले लो, अनियन से नया प्लांट आ गया। तो ऐसे करके प्लांट के ही पार्ट को लेके ग्रो कर लो, नया प्लांट आ गया, तो नेचुरल हुआ। आर्टिफिशियली अगर आपको यही चीज़ करनी है तो ये कटिंग से हो सकता है। कटिंग जैसे कि रोज़ में करते हैं, कटिंग जैसे कि रोज़ में स्टेम को काट दो, लगा दो तो न्यू प्लांट आ जाते हैं। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, लेयरिंग में दो होते हैं, एक तो एयर लेयरिंग और एक माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में क्या होता है कि जो वो प्लांट होते हैं, जैसे कि ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल में इनके रूट्स और ये प्लांट है, तो अब जैसे कि ये ब्रांच है, ये सॉइल के बिल्कुल पास है, ग्राउंड के, तो इसको I'll take अदर कलर, तो इसको क्या किया, यूं करके और फिर कर दिया, तो एक छोटा सा कट लगाया और इसको खींच के नीचे ग्राउंड में ही सारा न्यूट्रिएंट लगा के यहाँ छोड़ दिया, तो दिस इज़ माउंट लेयरिंग। और यही काम, सिंस अब ऊंचे ऊंचे ब्रांचेस को थोड़े ना आप ज़मीन में गाड़ पाओगे, तो उसमें सारा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ जो भी सॉइल है और जो भी हार्मोन्स और जो केमिकल उसमें डालना है ताकि रूट्स आ जाए, वो सब लगा के हवा में ही छोड़ के बांध देते हैं, तो कुछ दिनों में रूट्स उग आते हैं। जैसे इसमें भी कुछ दिनों में रूट्स आ जाएंगे, फिर ये तोड़ो अलग से लगा दो, तो ये फास्टर मेथड हुआ ना। तो एयर से, एयर में भी ऐसा कर सकते हो और माउंट यानी ग्राउंड में भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो सकता है। और लीफ से भी प्रोपगेशन होती है नेचुरल वाले में, जैसे कि ये ब्रायोफाइलम के देखो, ये एजेस है, इसके एजेस पे ये देखो लीफ के बर्ड्स आ गए हैं, वो गिर जाते हैं, नए प्लांट उगाते हैं। तो इस तरीके से लीफ से भी प्रोपगेशन हो सकता है। अच्छा, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में स्टॉक और सायोन। स्टॉक होता है बेस्ट रूट और सायोन होता है बेस्ट शूट। तो बेस्ट रूट और बेस्ट शूट, तो दो कोई भी बेस्ट क्वालिटी प्लांट्स हमें लेना होता है और उसके बेस्ट रूट पर सिर्फ नीचे नीचे का रूट ले लिया, मतलब नीचे ऐसे मान लो ये रूट हो गया, यूं कट लगाया, और ऊपर का जो सायोन होता है वो यहाँ पर ऐसे शूट, बेस्ट शूट
ऐसे अटैच करके यहाँ पे बांध दिया बिल्कुल, तो ये एज अ कंपोजिट प्लांट फिर ग्रो हो जाते हैं। मोस्टली फ्रूट्स में ये किया जाता है। तो इस तरीके से कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से भी क्विक प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स हो सकता है। बट कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग जो है वो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गए। और फ्रॉम लीफ, स्टेम एंड रूट्स से अगर करते हैं तो वो नेचुरल वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपगेशन हो गया। और पटेटो, जिंजर को आप क्यों स्टेम कह रहे हो, तो दे आर स्टेम बेटा, दे आर मॉडिफाइड स्टेम्स। ठीक है, जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं मतलब दे आर द पार्ट ऑफ स्टेम ओनली बट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेम क्यों है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना। स्टेम क्यों है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना, बिकॉज दे कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स, दैट्स व्हाई दे आर स्टेम। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स भी एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्लांट्स दे फॉलो बोथ। इस तरीके से अगर ग्रो करवाया तो एसेक्सुअल हुआ। बाकी हम नाम एसेक्सुअल नहीं लेते हैं, हम नाम इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव प्लांट के ही पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, उन्हीं की मदद से नए प्लांट उगा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ध्यान रखना। अब आते हैं प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखो, प्लांट का ये स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर में यू कैन सी दिस इज द पेटल, ये पेटल हो गया, दिस इज द सेपल। ठीक है, ये पेटल सेपल हो गया। अब ये आते हैं, दिस इज द स्टेमन एंड दिस इज द कार्पेल। ठीक है, स्टेमन और कार्पेल। तो जो स्टेमन और कार्पेल है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावर जो है दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर के अंदर भी सेपल, पेटल नहीं, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो जो स्टेमन्स है दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड जो कार्पेल है दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और स्टेमन जो हैं उनके मेनली आपको देखो तो उनके ये दो पार्ट्स हैं। स्टेमन हैज़ दो पार्ट्स हैं, एक है एंथर जो ये है और दूसरा पार्ट है फिलामेंट। सो इट हैज़ एंथर एंड फिलामेंट। और जो कार्पेल है इट हैज़ स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन वगैरह यही होनी है, लेकिन उसके लिए गैमेट को यहाँ पहुँचना है क्योंकि एग यहाँ एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर होता है, तो वो देखते हैं। सो उसके लिए देखो गैमेट्स को पास आना पड़ेगा। अब गैमेट्स कैसे पास आएंगे, तो उसके लिए एक तरीका है गैमेट ट्रांसफ़र का वाया पॉलिनेशन। तो बेसिकली जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स दे प्रोड्यूस, उनके जो एंथर होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। सो बेसिकली स्टेमन्स दे हैव एंथर्स, एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है और वो जो है वो फीमेल गैमेट तक उसको पहुंचना है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों में डिफरेंस बताया था ना कि एसेक्सुअल में तो कोई फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं होता है, बट सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन ये सब होता है। तो गैमेट बनाता कौन है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। ठीक है, तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है, मतलब ये देखो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर ये मेल गैमेट और मेल दो मतलब वो होते हैं
ऐसा कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन का, ठीक है, जिसमें ये जो है ना, ये हैं वो दो स्ट्रक्चर्स, दिस इज मेल गैमेट और ये मेल न्यूक्लियस। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये दोनों गैमेट को लेके फीमेल फ्लावर तक इसको जाना है। कैसे जाएगा? तब एक स्टेप आता है कॉल्ड पॉलिनेशन, कि फ्लावर के अंदर अगर रिप्रोडक्शन कराना है तो पहले पॉलन ग्रेन को उनकी जगह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टिग्मा है वहाँ पहुँचाओ, तब जाके हो पाएगा। तो उसके लिए पॉलिनेशन कराना ज़रूरी है। तो पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब ये कैसे होता है? तो ये पॉलन ग्रेन बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो ये हवा से भी उड़ जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में ये पानी में भी बह के चले जाते हैं, या लैंड वाले में तो देखो कैसे बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स जितने हैं, ये हनी बीज वगैरह सब लोग फ्लावर्स पे जाते हैं उसके नेक्टर लेने के लिए, और बहुत सारे काम हैं। तो जब वो जाते हैं फ्लावर्स पे, तो फ्लावर्स पे जैसे ही वो अपना जो भी वो नेक्टर वेक्टर जो भी ले रहे होते हैं, उस दौरान पॉलन्स इन पे चिपक जाते हैं। तो जब ये चिपक जाते हैं तो फिर दूसरे फ्लावर पे जब ये जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल ड्रॉप द पॉलन्स देयर, और इस तरीके से वो पॉलिनेशन करा देते हैं। अच्छा, पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ में क्या होता है? ये देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये है अपना मेल। तो सेल्फ पॉलिनेशन तब हो पाएगा जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसमें क्या हो, बाइसेक्सुअल प्लस क्लोज्ड फ्लावर हो। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो खुलते नहीं है, बंद हो, तो उसमें क्या होगा कि अब एंथर यही है, स्टिग्मा ये रहा, कोई दूर जाना है नहीं, फ्लावर भी बंद है, तो ऑब्वियसली इसका एंथर जब निकलेगा, खुलेगा, और जो पॉलन्स उड़ेंगे तो सीधा वो यहीं गिरेगा। तो सेल्फ हो गया ना, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज दिस। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे कि फ्लावर 1 ये है, यहाँ पे बटरफ्लाई बैठे, अब फ्लावर खुला हुआ है। क्रॉस पॉलिनेशन कैन हैपन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑल्सो, बट ओपन। बंद वाले में तो सिर्फ सेल्फ हो सकता है, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है, देखो ये फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है लेकिन खुला हुआ है, तो खुले हुए कंडीशन में मोस्टली क्रॉस ही फॉलो होता है। तो एक फ्लावर पे बटरफ्लाई बैठा, उसका नेक्टर लिया, पॉलन इसमें चिपका, फिर ये उड़ के इस पे आया, यहाँ बैठा, तो उसका पॉलन इस पे डिपॉजिट हो गया। इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन दो तरीके के होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन ये हो गया। एंड तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन की मदद से पॉलन ग्रेन्स जिसके अंदर गैमेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ले आया गया है। अब यहाँ से आगे का स्टेप देखते हैं। सो पॉलिनेशन के जस्ट बाद होगा फर्टिलाइजेशन। तो अब क्या होता है, अभी ध्यान से देखना आप, ये वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, ध्यान से देखना कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो पॉलन ग्रेन जो है इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब जब स्टिग्मा पे देखो पॉलन ग्रेन लैंड हो गया तो एक ये देख रहे हो, ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं, क्योंकि दिस इज ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है जहाँ पर हमारा ये एग वेट कर रहा है। ठीक है, तो एग वेट कर रहा है तो ये पॉलन ट्यूब बना। ठीक है, ये जो है ये पॉलन ट्यूब है, और इस पॉलन ट्यूब में बैठ के आएंगे हमारे दो गैमेट्स, एक मेल गैमेट और एक मेल न्यूक्लियस। ठीक है, और वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेंगे। फाइन बच्चों, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन डबल होता है, क्योंकि मैंने कहा ना पॉलन ग्रेन में दो गैमेट्स होते हैं, एक तो एग के साथ फ्यूज होगा और एक जो है वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। लिखा हुआ है ना कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज सेवरल टाइम्स फॉर्म्स एम्ब्रियो एंड डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ठीक है,
यहाँ देखो आप, इसमें आप देखो सी, ये हैं हमारे पॉलन ग्रेन, और ये देखो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा है, ये यहाँ पर हमारा ये एग वेट कर रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एग तो यहाँ है और एक यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्ली है जो वेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो मैंने हाईलाइट किया है। और फिर यहाँ से दोनों मेल गैमेट और मेल न्यूक्लियस दोनों आते हैं, मेल गैमेट इससे फ्यूज़ करेगा, मतलब यहाँ मैं लिख देती हूँ एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म की खासियत है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो दिस इज मेल गैमेट प्लस फीमेल एग, तो ये एक कहलाया सिंगैमी, ठीक है, और ये गिव राइज करेगा जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट फर्दर बनेगा एम्ब्रियो। एक तो ये फर्टिलाइजेशन चलता है, ठीक है। दूसरा फर्टिलाइजेशन है मेल न्यूक्लियस प्लस 2 पोलर न्यूक्ली, ये फीमेल वाले हैं, तो एक मेल न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्ली, तो ये जब फ्यूज़ होंगे तो इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, और ये लीड करता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशेस द डेवलपिंग जाइगोट, ठीक है। तो मेल गैमेट प्लस फीमेल एग, तो ये 2 फ्यूजन एक साथ चलते हैं, तो ये वाला जो गैमेट वाला फ्यूजन है वो यहाँ है और जो न्यूक्लियस वाला फ्यूजन है वो यहाँ है। तो जाइगोट जो होता है वो है, एंडोस्पर्म तो है हमारा 3n क्यों, क्योंकि 3 न्यूक्लियस है ना, हैप्लॉइड वाले, और जाइगोट है हमारा 2n डिप्लॉइड, मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ ट्रिपल सेट है, क्यों, क्योंकि 3 न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है तो 3n बनेगा, कॉमन सेंस, और वहाँ 2 है तो डिप्लॉइड 2n, ठीक है। तो ये है, तो 2 फ्यूजन है, इसीलिए एंजियोस्पर्म की खासियत है दैट इट हैज़ द स्पेशल फीचर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इट्स सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये ओवरी है, तो ये ओवरी जो है, ओवरी तो बन जाता है फ्रूट, जैसे ये फ्यूजन वगैरह हो गया तो ओवरी तो फ्रूट बन जाता है, और ये इसके अंदर ये जो ओव्यूल है ये वाला, ये तो बन जाता है सीड, और ये सीड के अंदर ये जो पार्ट है एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर एम्ब्रियो रहता है। तभी तो कोई भी एम्ब्रियो सिंस सीड के अंदर होता है, तभी तो कोई भी सीड आप प्लांट करते हो तो वो नए और प्लांट को गिव राइज करता है, क्यों, क्योंकि सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है, ओके। तो ओव्यूल बिकम्स सीड एंड ओवरी बिकम्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। आगे फ्यूचर में क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होके काम खत्म तो नहीं हुआ है, तो जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा ये जाइगोट तो एम्ब्रियो बना देगा, और ये एंडोस्पर्म इसको नरिश करेगा, बाहर की तरफ ओवरी फ्रूट बन जाएगा, और ओव्यूल जो है वो सीड बन जाएगा, और बाकी सेपल पेटल वो गिर जाएंगे, ऐसे करके फाइनली फ्रूट तैयार, ओके। और फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट जो है वो फ्रूट्स एंड सीड्स हो जाते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन से तो आप नए प्लांट बना ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे और थोड़ा क्लैरिटी से दिखा रखा है।
सो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये एग सेल है और ये वो दोनों पोलर न्यूक्लिय है, ठीक है। और ये हमारा पोलन ट्यूब आया जिसमें जनरेटिव न्यूक्लियस का मतलब वही गैमेट वाला है। ट्यूब तो खैर ये खराब हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखो ये स्पर्म न्यूक्ली, ये दोनों, ठीक है, ये आए, एक एग के साथ हुआ, एक ये देखो एक एग के साथ जाइगोट बना रहा है, दूसरा इसके साथ में ट्रिपल फ्यूजन कर रहा है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये तो बन गया एंडोस्पर्म और ये तो बन गया जाइगोट, ठीक है। और इसके अलावा ये जो भी एक्स्ट्रा सेल्स हैं जिनके नेम्स यहाँ दे रखे हैं, इनको एंटीपोडल बोलते हैं, नीचे के एग के पास के इन दोनों को सिनर्जिड्स बोलते हैं, तो नेम्स हैं। तो इतना लर्न करने से कोई मतलब नहीं है, मेन कंटेंट लर्न कर लेना कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये तो था प्लांट का रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में we'll start with the male reproductive system. So male reproductive system, the male reproductive system consists of pair of testes, जैसे कि आप ये देख सकते हो, this is testis, तो scrotum has pair of testes and they produce sperms and hormone testosterone। मतलब testis का दो काम है, एक तो स्पर्म बनाना और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन बनाना, ठीक है। एंड इट इज कंटेन इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। क्यों स्क्रोटम चाहिए होता है? बिकॉज स्क्रोटम जो है इट प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर। यहाँ आप लिख सकते हो स्क्रोटम provides 2 to 2.5 degree Celsius less temperature than the normal body temperature, less temperature than the normal body temperature, which is needed for sperm production, ठीक है। तो this is needed for sperm production, ठीक है। so this is the structure, मतलब scrotum का importance। तो इसीलिए testis is always found outside the abdominal cavity in the scrotum because of this reason। उसके बाद में each testis has vast difference and it joins to the urethra। urethra से ये penis is the external genitalia, है ना। उसके बाद genital pore से things are sent out। then accessory glands में seminal vesicle, prostate glands, ये चीज़ें होती हैं। ये accessory glands में आते हैं। their job is to produce fluids जो sperm को nutrition और movement में help करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सेसरी ग्लैंड्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन। और ये जो वास्ट डिफरेंस और यूरिथ्रा ये सब वो चैनल है जिससे स्पर्म आगे ट्रैवल करता है। ये जैसे आप देख सकते हो वास्ट डिफरेंस और ये यूं करके ट्रैवल करता है। इस बीच में जैसे ट्रैवलिंग होती है तो ये देखो ये सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये अपने अपने सिक्रीशन इस ट्यूब में डाल देते हैं ताकि स्पर्म का मूवमेंट जो है वो काफ़ी ईजी हो जाए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। स्पर्म हैज़ एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और ये टेल होता है। दिस टेल हेल्प्स द स्पर्म इन स्विमिंग, ठीक है। यहाँ पे और बेटर तरीके से, बेटर तो क्या, आई थिंक दिस इज द सेम डायग्राम दैट वी हैड इट देयर। सो लेट्स चेक आउट दिस वन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is the testis, this is the testis, this is the, यहाँ से जो निकला है वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस से ये यहाँ पर this is urinary bladder, तो ये आया and then it goes out, यूँ करके ट्रैवल करता है स्पर्म। और इस बीच में it comes across various glands जो इसको
प्रोवाइड कराता है फ्लूइड मीडियम प्लस न्यूट्रिशन। तो स्पर्म के मूवमेंट के लिए फ्लूइड मीडियम एंड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो स्पर्म फिर स्विम कैसे करेगा, राइट? दिस इज इट। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So female reproductive system. So female reproductive system consists of pair of ovaries, ठीक है, ovaries, then fallopian tube, ये fallopian tube हो गया, then this is ureter, uterus, then cervix, vagina, ये female reproductive parts हो गए, ठीक है। जैसे मेल का था pair of testis, टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑल दैट स्टफ, तो ऐसे यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका भी वही पेयर ऑफ ओवरीज है जिसका काम है ओवा या फीमेल एग्स को बनाना, एंड फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। और ओवरीज में के जो ट्यूब्स हैं, जैसे उसमें वास डिफरेंस था, इनके ट्यूब्स को फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। एंड द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस। ये ओविडक्ट्स, ये देखो, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस, एंड यूट्रस हैज ओपनिंग कॉल्ड वजाइना। दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना, ओके। तो दीज आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फाइन चिल्ड्रन, तो ये है। अब मेन यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है कि मेल्स ने प्रोड्यूस किया स्पर्म, द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, है ना। तो स्पर्म इज़ प्रोड्यूस्ड एंड फीमेल ने एग बना दिया। तो दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ने अपने अपने जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं वो बना दिया। अब दोनों फर्टिलाइज कैसे होते हैं, मतलब अब इसके आगे दो केसेस होंगे, मतलब दो सिचुएशंस आएंगी, है ना, स्पर्म प्लस एग। ये दोनों या तो फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, या फिर डू नॉट फर्टिलाइज तो क्या होगा। आपको ये दोनों सिचुएशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो फर्टिलाइज के केस में तो ये बनेगा जाइगोट, एंड जाइगोट विल फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और डू नॉट फर्टिलाइज के केस में एक सिचुएशन आती है जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट से वो फ्यूचर वही 9 मंथ्स का वो जेस्टेशन पीरियड एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन ये। और अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो देखते हैं, फर्टिलाइजेशन पहला केस है हमारा, तो फर्टिलाइजेशन लेते हैं पहले। तो फर्टिलाइजेशन में sexual intercourse, sperms from male body enters into the vagina of the female and there it is deposited. उसके बाद sperm has to travel and it reaches the oviduct. यहाँ देखो egg यहाँ पर wait करता है, ठीक है। The sperm has been deposited in the vagina, वहाँ से वो पूरा travel करके, देखो यहाँ ये खूब सारी ये sperms है, they have come, लेकिन एक ही sperm is allowed to enter and it fertilizes, ठीक है। अब fertilize हो गया। अब धीरे 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 ये 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16, ऐसे धीरे 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 करके बहुत सारे स्टेजेस तक डिवाइड होता हुआ ये आगे बढ़ता है और फाइनली दिस इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। तो दिस इज इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है ना, जाइगोट देन गेट्स इनटू इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस एंड देन स्टार्ट्स डिवाइडिंग टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब यहाँ इम्प्लांट होने के बाद अब ये धीरे 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 अपना जैसे जैसे 3 मंथ 4 मंथ्स में जो जो बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं वो धीरे 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 डेवलपमेंट चालू कर देता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो डेवलप होती है उसका नाम है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो मदर्स ब्लड से कनेक्टेड होता है। इट इज मेंट फॉर सप्लाइंग nutrients to growing
fetus and remove waste material. मतलब फीटस को न्यूट्रिशन भी पहुंचाना है मदर्स ब्लड से अब्जॉर्ब करके। प्लेसेंटा में बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विलाय होते हैं बच्चों, जो उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है मदर्स ब्लड से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो सक करके और अम्बिलिकल कॉर्ड के सहारे वो बेबी तक पहुंचाता है, और बेबी का सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी सक करके और मदर्स ब्लड में डालता है, और फिर मदर्स ब्लड के थ्रू वो एक्सटीरियर में निकल जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ प्लेसेंटा स्टार्टिंग में ही डेवलप हो जाता है, और प्लेसेंटा के नरिशमेंट को पाके फिर पूरा 9 मंथ्स लगते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। सारे बॉडी पार्ट जैसे 3 से 4 महीने के बीच में जिनाइटल्स, हार्ट बीट, ये सब आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी के बॉडी ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। 9 मंथ्स तक ये पूरा चलता है। 9 मंथ्स में ये पूरा जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और फिर जब बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है मदर्स बॉडी से उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बेबी इज डिलीवर्ड। तो ये तब होता है जब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। बट व्हाट इफ नो फर्टिलाइजेशन हैपन्स। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेबी डेवलपमेंट का बता भी रखा है कि कैसे ओवरी से ओवा निकला, ये फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, फिर ये धीरे धीरे इम्प्लांट हुआ, फिर अब कैसे ये देखो विलाई, कोरियोनिक विलाई इज दैट प्लेसेंटा वाला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और कैसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड और ये सब डेवलप हुआ, और नरिशमेंट ये सब करके मदर्स ब्लड से सब यहाँ पहुँचा रहा है, और फाइनली 9 मंथ्स का ये पूरा पीरियड हो गया। देन जेस्टेशन पीरियड ओवर होते ही पार्चुरेशन एंड द बेबी इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। फाइन। अब ये है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इज अ केस व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। मतलब क्योंकि देखो ये जो यूट्रस है अभी, ये जो आप देख रहे हो थिकनेस, ये थिकनेस पहले इतनी नहीं होती है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही फीमेल्स का एक साइकिल होता है 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल, फाइन, तो जिसमें 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। 14th डे पे क्या, ये जो आपको अभी मैंने बताया, ये जो एग निकला है, ये दिस हैपन्स ऑन 14th डे ऑफ द साइकिल। तो 14th डे साइकिल के बाद अगर ये फ्यूज़ हो गया तो आगे का प्रोसेस समझ गए, लेकिन 14th डे पे जब ये ओवा रिलीज़ हुआ, ओवा के रिलीज़ होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन, द प्रोसेस बाय विच ओवा इज रिलीज्ड। तो ओव्यूलेशन जो है 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी। उसके बाद में फर्टिलाइज हो गया तो आपने पढ़ लिया। नहीं हुआ फर्टिलाइज तो क्या होता है कि उस समय तक यूट्रस अपने आप को पूरा थिकन कर चुका होता है। यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ ताकि फर्टिलाइज्ड जाइगोट उसके पास आएगा इम्प्लांट होने, तो पहले से तैयारी करके बैठ जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। तो अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ना होने के केस में जो ओवा था वो तो डिजेनरेट होने लगता है, और यूट्रस के भी वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ये वाला, ये जो लाइनिंग होती है ना, दिस इज एंडोमेट्रियम अंदर वाली। ठीक है, तो ये सब क्योंकि तैयार कर चुके थे, लेकिन अब वो आया ही नहीं, फर्टिलाइज जाइगोट आया ही नहीं, तो ये तैयारी सारा खराब, और वो धीरे धीरे रप्चर होके निकल जाते हैं एज वेजाइनल ब्लड। तो इट कम्स आउट ऑफ वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो ये हर महीने द फीमेल हैज़ टू अंडरगो दिस साइकिल, बिकॉज दिस हैपन्स एवरी मंथ, एवरी 14th डे ओव्यूलेशन हैपन्स। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन तो ज़िंदगी में 2 बार होता है या 3 बार हद मार के, तो एवरी मंथ दिस हैपन्स। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। तो दिस इज़ द मेन थिंग कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पार्ट पे फोकस करना। ठीक है, आफ्टर दैट द फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉक्स अबाउट
मेंटेनेंस ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि वन वांट्स टू हैव अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी जहाँ कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ना हो, सेक्स रिलेटेड क्राइम ना हो, कोई भी इनफर्टाइल कपल ना हो, इस तरीके से रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो जितना कम हो उतना रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी अटेन हो सकता है। ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब। ओके और इसमें मेनली आपके बुक में फोकस किया गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें से जो भी बैक्टीरियल है जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, ये बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। ठीक है, वायरल में आ गए वॉट्स एंड HIV एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब वायरल वो हो गए। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इफ़ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो दीज प्रॉब्लम्स विल कम, जो कि ये चैप्टर हमें सिखाता है कि वन शुड नॉट डू दिस एंड वन शुड ऑलवेज हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन अ सेफ मैनर। दैट्स वाई इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो प्रिवेंशन तो एक तो हो गया STDs से बचने का, तो उसके लिए क्या तरीका है, वन शुड हैव सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। एंड दूसरा मेन चीज़ है जो समझना है वो है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज़ ह्यूज, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर इट इज़। तो इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है, तो वन शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन। उसके लिए क्या कर सकते हैं, द मैरिड कपल्स शुड हैव सम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें कि वो even if they undergo sexual intercourse they don't the females they don't conceive, so that population control में बहुत हेल्प होगा। तो उसके लिए देखो बैरियर मेथड्स हैं जिसमें कॉन्डम्स हैं, डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप है। इनको कॉन्डम्स इज द बेस्ट हियर, व्हाई, बिकॉज इट्स made up of rubber and latex and it is worn in the penis and the vagina of female, और since it contains all the sperm जो होता है, semen जो है, semen, the sperm comes out with the fluid, right, that fluid is known as semen। तो semen क्या है, condoms collect कर लेते हैं, तो it is not deposited in female body, तो इसलिए क्या है, it prevents from sexually transmitted diseases also, whereas copper टी वगैरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से नहीं प्रिवेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस, तो डिपॉजिशन ऑफ स्पर्म तो हो गया ना बॉडी में, तो जैसे ही स्पर्म डिपॉजिट हो गया बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो भी आ गया, राइट। सो इसलिए केमिकल मेथड में वेजाइनल पिल्स हो गए, लोग आजकल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खूब लेते हैं, तो उसको भी लेने से ये है कि एटलीस्ट कंसेप्शन नहीं हो पाता है एंड पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। अदरवाइज सर्जिकल मेथड इज़ परमानेंट मेथड, तो ये तो तभी लेना चाहिए वंस दे आर वेरी श्योर दैट नाउ दे डोंट हैव टू हैव फ्यूचर में किड्स, तो दे कैन गो फॉर ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल्स, जिसमें कि फेलोपियन ट्यूब्स को टाई और कट कर दिया जाता है, कट करके टाई कर देते हैं, तो गैमेट ही नहीं ट्रांसफ़र होगा, तो फिर फ्यूजन का आएगा। उसी तरीके से वैसेक्टॉमी, जहाँ वैस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, तो गैमेट्स रीच आउट कर ही नहीं पाते हैं मेन, तो ये परमानेंट मेथड हो गया। अदरवाइज बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, IUDs, इसमें कॉपर टी वगैरह की जगह IUDs जो होते हैं, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, ठीक है, कॉपर टी इज़ अ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है, तो ये सब इंसर्ट करके दे ट्राई एंड अवॉइड द कॉन्ट्रासेप्शन, कंसेप्शन या प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं, सो दैट प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को थोड़ा रोका जा सके। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ हाउ द होल चैप्टर इज़ ऑल अबाउट। इसमें राइट फ्रॉम एसेक्सुअल, सेक्सुअल, प्लांट, ह्यूमंस सारा दे रखा है, एडिशनल में ये पार्ट भी दे रखा है, तो हमने आपको बहुत अच्छे से कट शॉर्ट करके चीज़ों को यहाँ मेंटेन करके दे दिया है। अब आपका काम है ये वीडियोस देखो और अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करो फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। वी आर ऑलवेज देयर विद यू, सो आई थिंक you should watch these one-shot revision videos and prepare yourself for the boards. On this note, it's a goodbye children. Take care. Bye-bye.